आधुनिक काल में नगरों का विकास। आज इस अध्याय में हम इस टॉपिक के अंतर्गत पहले वाले पार्ट में हमने आधुनिक काल में नगरों के विकास में किन कारकों का योगदान रहा उसके बारे में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में आधुनिक काल में नगरों का जो विकास विभिन्न भागों में यानी कि जो वर्तमान विश्व है उसके अलग अलग यूँ कहें कि महाद्वीपों में किस तरह से नगरीकरण की प्रवृत्ति रही उसके बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं यूरोप की। यूरोप में जैसा कि जब हम नगरीय भूगोल की बात करते हैं तो नगरों का जो विकास एक तरह से माना जाता है वो यूरोप से ही माना जाता है, और नगरों का जो वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत भी होती है तो यूरोप और अमेरिका से प्रारंभ होती है। उसके बाद विश्व के अन्य जो नगर हैं उनके विकास पर ध्यान दिया जाता है कि किस तरह से उन नगरों का विकास हुआ है। तो यूरोप में 18वीं और 19वीं शताब्दी में नगरों की संख्या में वृद्धि के स्थान पर क्या हुआ, नगरों का विस्तार अधिक हुआ। अर्थात नगरों का जो जन्म था वो कम हुआ, जो पहले से स्थापित नगर थे उनका क्या हुआ और अधिक विस्तार हुआ। अर्थात उनका आकार पहले से कई गुना अधिक बढ़ता चला गया, क्योंकि 18वीं और 19वीं शताब्दी में जिस तरह से औद्योगिक विकास ने रफ्तार पकड़ी और भौतिक सुख सुविधाएँ लोगों को मिलने लगी, उसने नगरीय जीवन पद्धति को क्या किया, एक तरह से अपने नए आयाम प्रदान किए। और जो पृष्ठ प्रदेश में रहने वाली जो ग्रामीण आबादी थी वो उसकी ओर निरंतर क्या हो रही थी, आकर्षित हो रही थी। यूँ कहें कि रोज़गार की तलाश में या नए जो आय के साधन हैं, स्रोत हैं, उनकी तलाश में वो लोग नगरों की ओर क्या हुआ, आकर्षित हुए और नगरों में आकर बसने लगे। औद्योगिक क्रांति के कारण यूरोपीय नगरों में तेज़ी से परिवर्तन आया। अधिकांश नगर का जो प्रमुख कार्य था वो एक तरह से यूँ कहें कि विनिर्माण था, अर्थात उद्योग था। और जनसंख्या का तीव्र प्रभाव, नगरों के आकार में वृद्धि, इसी औद्योगिकरण का प्रभाव था। रूस के मॉस्को में 1812 में लगी भीषण आग के कारण 3/4 नगर नष्ट हो गया था। लेकिन वर्तमान में 2020 की बात करें तो रूस का एक तरह से सबसे बड़ा एक नगर माना जाता है। इंग्लैंड और वेल्स 1850 के काल में यूरोप के ऐसे प्रथम क्षेत्र बने जहां देश की आधी जनसंख्या नगरों में निवास करती थी। इंग्लैंड और वेल्स की बात कर रहे हैं। शताब्दी के मोड़ पर इन क्षेत्रों की 3/4 से अधिक जनसंख्या नगरीय हो गई। तो यूरोप की जब हम बात करते हैं, यूरोप की अधिकांश जो जनसंख्या है वो किस श्रेणी में आती है, नगरी में आती है। 60 से 75% जो जनसंख्या है वो नगरीय जनसंख्या के रूप में यूरोप में निवास करती है। 19वीं शताब्दी में पेरिस और 19वीं शताब्दी के अंत तक बर्लिन, वियना, लेनिनग्राड, मॉस्को नगरों की जो जनसंख्या थी वो 10 लाख से अधिक होगी। आज तो इनकी जनसंख्या किसी की 1 करोड़ है तो किसी की 1 करोड़ होने के कगार पर है। तो इस प्रकार यूरोप के अंदर जो जनसंख्या थी वो लगातार क्या हो रही थी, जो नगरीय जनसंख्या थी उसमें वृद्धि हो रही थी। और जो पहले से स्थापित नगर थे उनमें उनका जो आकार था वो निरंतर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ब्रिटेन की बात करें, फ्रांस की बात करें या जर्मनी का जो रूहर कोयला क्षेत्र है वहाँ की बात करें तो ये ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर कोयला खदानों के निकट, यानी कि ब्रिटेन के जो 40 बड़े नगर हैं वो 27, उनमें से 27 कोयला खदानों पर स्थित हैं। अर्थात कोयले की जो खाने हैं उनके कारण वो अस्तित्व में आए और आज वो ब्रिटेन के महत्वपूर्ण नगरों में गिने जाते हैं। इसी प्रकार जो जर्मनी का रूहर कोयला बेसिन है उसके अंदर भी कोयला उत्खनन के स्रोतों के निकट लगभग 40 नगर क्या हुए, स्थापित हुए और उनका निरंतर आकार बड़ा होता गया और वो आज एक बड़े नगरों के रूप में जाने जाते हैं। इसी प्रकार रूस में बोल्शेविक क्रांति के बाद कोयला खदानों पर कारगंडा और लोहा खदानों पर मैग्निटोगोर्स्क जो नगर हैं वो क्या हुए, विकसित हुए। तो यूँ कह सकते हैं कि यूरोप में जिस तरह से औद्योगिक विकास ने रफ्तार पकड़ी वैसे वैसे यूरोप के बाह्य क्षेत्रों में जो खनन क्षेत्र था उनके निकट नगरों की स्थापना हुई, अर्थात बस्तियों की स्थापना हुई और बाद में धीरे धीरे उन्होंने नगरों का रूप धारण कर लिया। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर यूरोप से जो लोग गए थे उन्होंने अपना उपनिवेश वहाँ बनाए थे और पहले उन्होंने प्रारंभ में छोटी छोटी व्यापारिक चौकियाँ बनाई थी और जो बाद में धीरे धीरे क्या हो गए, एक बड़े नगरों के रूप में स्थापित हो गए। तो यूरोप से जाने वाले लोगों ने अमेरिका में
अनेकों जो नगरीय केंद्र थे उनको क्या एक तरह से क्या किया, जन्म दिया, जिनमें शिकागो है, मिलाकी है, हाउस्टन है, अटलांटा है, डलास है, मिनियापोलिस है, डेनवर है, पोर्टलैंड है, सिएटल। ये ऐसे नगर थे जो यूरोपियन जो लोग थे उन्होंने वहाँ उपनिवेश की स्थापना के दौरान उनका एक तरह से क्या किया, उदय किया। अधिकांश जो नगर थे वो पूर्वी तट पर ही उनका जन्म हुआ। पश्चिमी तट पर इनका कम हुआ, क्योंकि जो यूरोपियन जो औपनिवेशिक जो शासक थे उन्होंने सबसे पहले पूर्वी तट पर ही एक तरह से क्या किया, अपनी चौकियाँ या बस्तियाँ स्थापित की। इसके अलावा 1910 में अमेरिका के 73% लोग जो नीग्रो लोग थे ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते थे। तीव्र औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के कारण बहुत बड़ी संख्या में इनका स्थानांतरण जो औद्योगिक क्षेत्र था अर्थात उत्तरी पूर्वी क्षेत्र था उनकी ओर हुआ। ये स्थानांतरण उत्तर के नगरों में अनुकूल अवसरों की उपलब्धि और पूर्ववर्ती क्षेत्रों में श्वेत समुदायों के भेदभाव से छुटकारा पाने की आशा से हुआ। परिणाम स्वरूप उत्तरी नगरों में इनकी आबादी तीव्र गति से बढ़ी। जैसे डेट्रॉइट, गेरी, नेवार्का में 1950 तक निग्रो मात्र 16, 29 और 17% थे, जो 1980 में बढ़कर 63, 71 और 58% हो गए। सामाजिक जीवन में अश्वेत लोगों के साथ सहभागिता के प्रति श्वेत समुदायों की अनिच्छा और भेदभाव के परिणाम स्वरूप अमेरिकी नगरों में गेटो क्षेत्रों का निर्माण को बढ़ावा मिला। कनाडा में भी अधिकांश नगरों का जन्म आधुनिक काल में ही हुआ। 19वीं शताब्दी के अंत तक ओटावा, क्यूबेक, मॉन्ट्रियल और टोरंटो नगरों का क्या होता है, जन्म होता है और उनका आकार कई गुना बढ़ जाता है। उप ध्रुवीय क्षेत्र में पोर्ट चर्चिल जैसे नगरों का जन्म 20वीं शताब्दी में ही हुआ। 21वीं शताब्दी में प्रवेश के समय कनाडा में नगरीकरण स्तर संयुक्त राज्य से भी अधिक हो गया। नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि जो हुई उसका मुख्य कारण था अप्रवासियों की संख्या में वृद्धि। मैक्सिको सिटी मध्य अमेरिका का सबसे बड़ा नगर के रूप में उभरा। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका तथा मध्य अमेरिका के जो अधिकांश नगर हैं उनका जन्म भी आधुनिक काल में ही हुआ। जैसे हम बात करें साओ पोलो और ब्यूनस आयरेस 19वीं शताब्दी में विकसित हुए। 1801 में ब्यूनस आयरेस की जनसंख्या 40,000 थी, जो 1909 में 10 लाख के आसपास हो गई और अब दक्षिण अमेरिका का प्रमुख शहर बना। इसी प्रकार दक्षिण अमेरिका के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन हेतु स्पेन वासियों ने कई औपनिवेशिक नगरों की स्थापना की। टिन के दोहन हेतु पोटासी, सोने के दोहन हेतु ओरो प्रेटो और नाइट्रेट निर्यात के लिए एरिका आइकिक नगरों की स्थापना की गई। सर्वाधिक नगरों का विकास ब्राज़ील में हुआ। साओ पोलो दक्षिण अमेरिका का महत्वपूर्ण दूसरा बड़ा नगर बना। इसके अलावा बोगोटा, कैराकास, मेडलिन, सांटो डोमिंगो, हवाना, साल्वेडोर, सैन जुआन, बेलेम, कॉर्डेबा, ग्वाटेमाला, मार्किबो, मोंटेवेडियो, सांटोस ऐसे नगर हैं जिनका विकास आधुनिक काल में ही हुआ। बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका में आज भी नगरीकरण का उतना विकास नहीं हुआ है जितना अन्य महाद्वीपों में हुआ है। उसका कारण है इस महाद्वीप को एक तरह से ब्लाइंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है और यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो एक तरह से बसने के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। अफ्रीका में 19वीं शताब्दी से पूर्व कांगो बेसिन जैसे अनेक क्षेत्रों में एक भी नगर नहीं था। अधिकांश नगरों का जन्म यूरोपीय लोगों द्वारा प्रशासनिक व सामरिक उद्देश्य से स्थापित बस्तियों और खनिज वन संसाधनों को दोहन हेतु स्थापित जो केंद्र हैं उनके रूप में हुआ। जोहान्सबर्ग नगर जो है एक प्रमुख खनन नगर के रूप में 1886 में इसकी स्थापना हुई। डरबन, केपटाउन की स्थापना भी तटवर्ती भागों में औपनिवेशिक नगरों के रूप में हुई। पश्चिमी अफ्रीका में यूरोपीय लोगों द्वारा उष्ण जलवायु से राहत पाने के लिए नदी मोड़, प्रायद्वीप या द्वीप जैसे जल सीमांतों पर नगरों की स्थापना की गई, जैसे सेंट लुइस, लागोस, कोनाबाकी, डकार, आदिबजान, मोप्ती आदि। ब्राज़विले, कंपाला, माउंडे, नैरोबी जैसे नगर भी प्रशासनिक केंद्रों के रूप में ही स्थापित हुए, जहां पर अनेकों उद्योगों की स्थापना भी हुई। तो इस प्रकार पूर्वी अफ्रीका के बड़े नगरों में यूरोपीय और भारतीय लोग बड़ी संख्या में क्या करते हैं, निवास करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में नगरीकरण की बात करें तो यहाँ पर छोटी छोटी बस्तियों का जन्म 18वीं शताब्दी के अंत तक हो गया था, लेकिन वास्तविक जो नगरीय बस्ती हैं उनका जो विकास हुआ वो यूरोपीय उपनिवेशीकरण के बाद ही हुआ, जिनमें कैनबरा, सिडनी, पर्थ, एडिलेड, मेलबोर्न, न्यूकेस और वुलोंगकोंग नगरों की जनसंख्या का सबसे अधिक क्या हुआ, संकेंद्रण हुआ। एशिया की बात करते हैं तो एशिया में औपनिवेशिक काल में दासता से मुक्त हो जाने के उपरांत उद्योग, प्रशासन, खनन, वाणिज्य
जिससे कारकों ने अनेक नए नगरों को जन्म दिया। मध्य पश्चिम एशिया में तेहरान, पोर्ट सईद, बैरूत, दमिश्क, तेल अबीब, अंकारा, हैफा, अबादान आदि नगरों का विकास राजधानी बनने और तेल शोधन उद्योगों के कारण हुआ। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की स्थापना ग्रीक नगर नियोजक डॉक्सिएड्स द्वारा तैयार योजना पर की गई। दक्षिण पूर्व एशिया में कोलालमपुर, हो ची मिन्ह सिटी, बैंकॉक जैसे अनेकों जो नगर थे उनका विस्तार हुआ। संघाई की स्थापना 13वीं शताब्दी में हो गई थी, लेकिन 1842 में ब्रिटिश समझौते के अनुसार मुक्त बंदरगाह बनने के पश्चात इसका क्या हुआ, तीव्र गति से विकास हुआ। भारत में जो नगरीय विकास है उसको दो भागों में बांटा गया है, ब्रिटिश काल और उत्तर स्वतंत्र काल। दोनों ही कालों में जो प्रारंभ में स्थापित नगर थे उनके आकार में अत्यधिक वृद्धि हुई। नए नगरों की स्थापना बहुत कम हुई, जिससे नगरों का क्या हुआ, तीव्र विकास हुआ। अंग्रेजों द्वारा अनेक प्रशासनिक और राजधानी और प्रांतीय राजधानी की स्थापना और जिला मुख्यालयों की स्थापना की गई, जिससे नगरों का जो आकार था वो निरंतर क्या होता गया, बढ़ता गया। आधुनिक काल के जो नगर हैं उनकी जब हम बात करते हैं तो उनकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में भी हमको यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। तो औद्योगिक क्रांति के कारण तीव्र नगरीकरण हुआ। उच्च यंत्रीकरण तथा वैज्ञानिक प्रविधियों के प्रयोग से कृषि के वाणिज्यिक स्वरूप का विकास हुआ, जो कि बढ़ती नगरीय जनसंख्या की भोजन आपूर्ति के लिए आवश्यकता है। परिवहन मार्गों और साधनों के विकास से नगरों के उपनगरीय क्षेत्र तथा सेवा प्रदेश में वृद्धि हुई। खनन ने अनेक नगरों की स्थापना एवं वृद्धि को प्रभावित किया, क्योंकि अब जमशेदपुर की बात करें या हम बोकारो की बात करें तो ये ऐसे नगर थे जहाँ खनन के साथ साथ उद्योगों की स्थापना हुई, और ये आज प्रमुख नगरीय जो बड़े नगर हैं उनके रूप में जाने जाते हैं, औद्योगिक नगरों के रूप में जाने जाते हैं। औपनिवेशिक जो एशिया है, अफ्रीका, अमेरिका महाद्वीप में अनेक नगरों की स्थापना व्यापारिक केंद्र के रूप में की गई। जैसे कि पहले भी कहा गया कि यूरोपियन जो लोग थे अफ्रीका और एशिया में जो और दक्षिण अमेरिका के जो क्षेत्र थे उनमें जो क्लाइमेटिक कंडीशंस थी बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं होने के कारण इन्होंने जो अनुकूल स्थितियां थी वहाँ पर एक तरह से प्रशासनिक जो या व्यापारिक जो नगर थे या बस्तियां थी उनकी स्थापना की गई, और बाद में ये जो केंद्र थे इन्होंने एक बड़ा रूप धारण किया, और ये आज बड़े नगरों के रूप में अफ्रीका, एशिया और अमेरिका में जाने जाते हैं। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की है, जोहान्सबर्ग है, ऐसे अनेक नगर हैं भारत में। जिसे हम सूरत की बात करें तो अंग्रेजों द्वारा स्थापित, अफ्रीका में बात करें नैरोबी। औपनिवेशिक दासता से मुक्त अपने देश में प्रशासनिक कारण से अनेक नगरों का विकास हुआ। जब अंग्रेजों या यूँ कहें कि यूरोपियन जो औपनिवेशिक सत्ताएं थी यहाँ से बेदखल हुई, तो स्थानीय जो प्रशासन था उन्होंने अपने हिसाब से जो प्रशासनिक कारण कहें या सुरक्षा के कारणों से कह सकते हैं, अनेक नगरों की क्या की स्थापना की, अर्थात उनका विकास किया, और उनको एक नियोजित तरीके से अपने हिसाब से जो प्रशासकीय ज़रूरतें होती हैं उनके हिसाब से उनका क्या किया, नियोजन किया और उनका विस्तार भी किया, जिससे इन नगरों का जो आकार था वो पहले के आकार से कई गुना क्या हो गया, बढ़ गया। विश्वविद्यालय, सैनिक छावनी, पर्यटन केंद्रों के निकट कई नगरों का विकास हुआ। भारत में बात करें तो जैसे मेरठ है, तो इसी तरह पर्यटन केंद्र के रूप में जैसे हम शिमला की बात करें, मनाली की बात करें, और विश्वविद्यालय नगर के रूप में हम बात करते हैं तो नालंदा है। ऐसे अनेक नगर थे जो इनके कारणों से क्या हुए, विकसित हुए। प्राकृतिक वृद्धि तथा ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले स्थानांतरण के कारण नगरीय जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। प्राकृतिक वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाले स्थानांतरण, यानी कि नगरीय जीवन से प्रभावित होकर और ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से रोजगार के अवसर घटे और लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ा, तो उसने उन ग्रामीण आबादी को प्रभावित किया और वो शहरों की ओर क्या हुए, आकर्षित हुए, जिससे शहरों के जो आकार हैं उसमें तेज़ी से क्या हुई, वृद्धि हुई, अर्थात उनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई। महानगरों का तीव्र विस्तार हुआ तथा नगरों के मध्य की दूरियां घटती गई, यानी कि महानगर जो पहले एक छोटे कस्बे के रूप में थे, बड़ी आबादी के केंद्र बनते चले गए, और उन्होंने अपने चारों ओर चतुर्दिक जो भी बड़ी बस्तियां थी उनको अपने आगा उसमें क्या कर लिया, ले लिया, जिससे कि विस्तृत नगरीय क्षेत्र क्या हुआ, विकसित हुए, जिन्हें मेट्रोपोलिस, सन नगर, मेगापोलिस, मेगा सिटी के नाम से जाना जाता है। जैसे हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के आसपास गुड़गांव,
फिरोज़ाबाद, गाज़ियाबाद, मेरठ, ये ऐसे नगर थे जो दिल्ली नगर से दूर थे, लेकिन दिल्ली नगर का विस्तार होने के कारण अभी एक किस में शामिल हो गए, एक तरह से दिल्ली के हिस्सा बन गए। नगर नियोजन, प्रादेशिक नियोजन तथा नगरीय भूगोल विषयों के स्वतंत्र विकास से नगर विषयक शोध कार्य को गति प्राप्त हुई। वर्तमान में जितने भी नगरों का जो प्लान तैयार किया जाता है वो एक प्लानिंग से किया जाता है, जिससे कि नगर में होने वाली जो सुविधाएं हैं उनमें किसी प्रकार की बाधा नहीं हो और सभी सुविधाएं सुचारू रूप से उसके अंतर्गत संचालित हो सकें। इसलिए नगर नियोजन ने नगरीय विकास को एक नया आयाम दिया। जनसंख्या अत्यधिक केंद्र से आधुनिक नगर जनसंख्या सुविधाओं के अभाव, बेरोजगारी, गंदी बस्ती और पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याओं से भी ग्रस्त होते चले गए।